जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू द प्री सिक्योर ऑफ स्मार्ट आइज फाउंडेशन। आज के अगस्त 2025 के प्री सिक्योर में हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल, अब देखो क्या है प्रलय मिसाइल। हम लोग इसका देखेंगे कि इसका प्रीलिम्स में क्या पर्सपेक्टिव है, प्रीलिम्स में और मेंस में हम लोग कैसे, अब डायरेक्टली प्रलय मिसाइल नहीं बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आ सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर, दैट व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल का फंक्शंस क्या होता है एक्सेट्रा, वो हम लोग देखेंगे। सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का फंक्शन, प्रलय मिसाइल हो गया। 90s में जिन्होंने तिरंगा मूवी देखी होगी उनको प्रलय मिसाइल याद होगा बड़े अच्छे से। दूसरा है 5 years ऑफ एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके 5 year पूरे हो रहे हैं। वी विल सी द फीचर्स ऑफ एनईपी। 5 साल में क्या क्या फीचर्स हैं, किस पर्सपेक्टिव के साथ एनईपी को बनाया गया था, और मेंस के लिए तुम यहां से क्वेश्चंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनालिसिस ऑफ एनईपी, ये जो अपकमिंग मेंस आ रहा है ना, उसमें आप एनालिसिस ऑफ एनईपी पे क्वेश्चन एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। लिख के दिखाना भी मुझे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, जहां पे सुंदरबन नाम क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री का यहाँ पे एबंडेंस है, काफी ज्यादा सुंदरी ट्री मिलती है, दैट्स व्हाई वन का नाम सुंदरबन। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व, दिस वाज इन न्यूज। किस वजह से ये टाइगर रिजर्व न्यूज में था, क्या इसके डिफरेंट फीचर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एक चीज होती है नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप, एनआरसी, और ये ना उससे डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में डिफरेंस है। ये है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। सो व्हाट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, किस तरह से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनआरसी से डिफरेंट है, दैट आई विल आल्सो डिस्कस विथ यू। देन क्योटो प्रोटोकॉल, एनवायरमेंट के क्लासेस में हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं, आज यहां भी देखेंगे करंट में क्यों मेंशन था, फिर आज और कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है। और जो कंपाइलेशन होगा प्री सिक्योर का जुलाई मंथ का, वो आपके साथ विद इन 1 वीक शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल्स पर, स्मार्ट आईएएस के और बाकी प्लेटफॉर्म पर भी। सो पहला क्वेश्चन है प्रलय मिसाइल से रिलेटेड, बिकॉज द हिंदू बड़ा एक अच्छा आर्टिकल पब्लिश कर रहा है दैट डीआरडीओ होल्ड्स बैक टू बैक प्रलय मिसाइल टेस्ट फ्लाइट्स। कि इंडिया का जो डिफेंस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ है, हम रेगुलरली डीआरडीओ के बारे में पढ़ते हैं, उसने बैक टू बैक प्रलय मिसाइल टेस्ट किया। सो व्हाट इज दिस प्रलय मिसाइल, एक ये आप एक रेप्लिका भी देख सकते हो प्रलय मिसाइल का, यहाँ पर कैसे यहाँ प्रलय लिखा हुआ है, हियर यू कैन लुक एट इट, राइट, एक रेप्लिका है। अब इसके फीचर्स क्या है प्रलय मिसाइल के, लेट्स सी इट। क्या क्या फीचर्स, पहला है दैट इट इज ए क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल विथ रेंज ऑफ 150 to 500 किलोमीटर। मतलब ये कंप्लीटली बैलिस्टिक नहीं है, क्वासी बैलिस्टिक है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक के साथ साथ क्रूज मिसाइल का भी। प्रलय मिसाइल जो है याद रखेंगे कि ये क्वासी बैलिस्टिक है, मतलब इसमें बैलिस्टिक के भी फीचर्स हैं और साथ ही साथ कुछ फीचर्स इसमें क्रूज मिसाइल्स के भी हैं। दैट्स वाई इसको क्वासी बैलिस्टिक बोला जाता है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब सरफेस से लॉन्च किया जाएगा दूसरे सरफेस पे किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मोबाइल व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है बट वो सरफेस से ही लॉन्च किया जाएगा। और कैपेसिटी इसकी 150 टू 500 किलोमीटर है, मतलब शॉर्ट टू मीडियम रेंज, शॉर्ट टू मीडियम रेंज काइंड ऑफ मिसाइल है प्रलय मिसाइल। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या है, इट इज लॉन्च्ड फ्रॉम अ मोबाइल प्लेटफॉर्म इनेबलिंग रैपिड डेवलपमेंट इन टेक्टिकल सिनेरियो। यस, इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम अ मोबाइल प्लेटफॉर्म, जिससे कि जो टेक्टिकल सिनेरियो होगा जहां पे हमें डिफेंस में एज चाहिए होगा अपने एनिमी पर, तो हमें वो एज प्रोवाइड करेगा। सेकंड इज करेक्ट। इट कैन अटेन a टर्मिनल स्पीड ऑफ अप टू मैक्स 6.1, काफी बढ़िया है। मैक्स 6 पॉइंट स्पीड अगर आप अचीव कर पा रहे हो, देन यू कैन लाइक यू कैन मेक एनिमी रडार्स फूल, और काफी प्रिसीजन स्ट्राइक्स हो सकते हैं मैक्स 6.1 स्पीड से। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम इनके फीचर्स भी और डिटेल में देखते हैं, चलो पूरा डिस्कस करेंगे बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इनके फीचर्स की। सो प्रलय हमारा एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज मिसाइल हो गया, क्वासी बैलिस्टिक फीचर, जिसमें क्वासी बैलिस्टिक फीचर ये देखो अलग से भी मैंने बता दिया है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स के फीचर्स और साथ ही साथ कुछ फीचर्स क्रूज मिसाइल्स के भी होते हैं। रेंज इसका शॉर्ट टू मीडियम रेंज है, दैट्स व्हाई 150 टू 500 किलोमीटर शॉर्ट रेंज का आप बुला सकते हो, बट इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, मीडियम रेंज के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा रहा है, स्पीड मैक्स 6.1 तक जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट कैन फूल एनिमी रडार्स, एनिमी के डिफेंस सिस्टम को बेवकूफ बना सकता है, और मिड एयर में भी अपना कोर्स चेंज कर सकता है। दिस इज अ फीचर ऑफ क्रूज मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल का फीचर है।
अदरवाइज यूजुअली जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, यहाँ देखो इस पिक्चर को देखो, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच का डिफरेंस तुम्हें समझ में आएगा। ये पिक्चर देखिए, बैलिस्टिक क्या होता है कि यहाँ से लॉन्च किया गया और लॉन्च करके अब वो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है कि एक पत्थर हमने हवा में उछाला और सामने वो पत्थर खुद ही प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करते हुए सामने जाकर गिरता है, उसको आप गाइड नहीं कर सकते हो मिड एयर, इसको बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं। और क्रूज मिसाइल्स क्या होते हैं, क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च किया गया, इट कैन बी गाइडेड, ये इस तरह से गाइड कर रहा है, ये जैसे पहले राम जी जो तीर चलाते थे, वो तीर चला रहे हैं, वो दुश्मन का पीछा कर रहे हैं और दुश्मन का पीछा करते हुए फिर उसको जाकर डिस्ट्रॉय करता है, ये होता है क्रूज मिसाइल। और बैलिस्टिक मिसाइल सिंपल लाइक अ प्रोजेक्टाइल, आपने थ्रो किया, वो जाकर टारगेट को हिट किया, प्रिसीजन स्ट्राइक होता है, वहां पर भी टारगेट को फिक्स कर लिया जाता है, बट वो टारगेट स्टेबल होगा तब जाके हिट करेगा। ठीक है, ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच का डिफरेंस है। इंडिया में बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो एक तो क्वासी बैलिस्टिक हमारा प्रलय भी हो गया, प्रलय, इसके अलावा अग्नि मिसाइल्स, पृथ्वी मिसाइल सीरीज, ये सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स में है। हमारे पास क्रूज मिसाइल्स भी है, इसका एग्जांपल क्या है, दैट यू विल टेल मी, कौन से क्रूज मिसाइल्स के एग्जांपल्स। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स में और क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये मेंस में आंसर लिखने में और प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बनाने में बड़े काम आएंगे। बैलिस्टिक की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है, जबकि क्रूज मिसाइल लो एल्टीट्यूड क्रूज ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है। ये देखो, यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल जो था पहला वाला, ये ज्यादा एल्टीट्यूड फॉलो कर रहा है, क्रूज मिसाइल लो एल्टीट्यूड फॉलो करता है। एक्चुअली इसे बनाया ही जाता है कि लो एल्टीट्यूड रीजन में भी प्रिसीजन के साइट हिट कर सके, दैट्स व्हाई क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट होता है। अब बैलिस्टिक की मैन्यूवरेबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें ज्यादा मैन्यूवर होगा नहीं, लिमिटेड होगा, बट क्रूज मिसाइल में ज्यादा मैन्यूवर होता है, वो ऐसे ऐसे घूमकर जाके एनिमी को हिट करेगा, बैलिस्टिक लॉन्च किया गया जाके हिट करेगा। और क्वासी बैलिस्टिक में बैलिस्टिक के और साथ में क्रूज मिसाइल के भी फीचर रहेंगे, तो कुछ इस टाइप का। प्रोपल्सन सॉलिड लिक्विड यूज किए जाते हैं बैलिस्टिक में, और क्रूज मिसाइल्स में टर्बोफैन या टर्बोजेट इंजन यूज किए जाते हैं, दैट्स व्हाई गाइडेंस पॉसिबल हो पाता है, मिड रेंज गाइडेंस पॉसिबल हो पाता है। रेंज की जहां तक बात करेंगे तो बैलिस्टिक मिसाइल्स काफी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी वाले होते हैं, क्वासी बैलिस्टिक मीडियम रेंज कैपेबिलिटी वाला होगा। हमारा जो प्रलय मिसाइल है वो अभी शॉर्ट रेंज का है, उसको हम मीडियम तक एक्सटेंड कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल की कैपेबिलिटी ना शॉर्ट टू मीडियम रेंज होती है, इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल यूज किया जाता है कि आपको जल्दी हिट करना है, लॉन्ग रेंज के लिए हिट करना है, तो बैलिस्टिक मिसाइल यूज करते हैं। एक्यूरेट होता है स्टेशनरी टारगेट्स के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे पाथ चेंज नहीं करेंगे। क्रूज मिसाइल्स भी एक्यूरेट होता है मूविंग टारगेट्स और स्टेशनरी दोनों के लिए, दैट्स व्हाई दोनों कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और क्वासी बैलिस्टिक में ये दोनों के फीचर्स प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, जहां तक बैलिस्टिक की बात करें तो ये ज्यादा हाई स्पीड वाले बनाए जाते हैं, जिनको इंटरसेप्ट करना हाई स्पीड की वजह से दिक्कत होता है। क्रूज मिसाइल की बात करें तो इनका स्पीड कम होता है, दैट्स व्हाई इंटरसेप्ट हो सकते हैं, बट मैन्यूवर कैपेबिलिटी की वजह से कई बार इन्हें भी इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। ना ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के बेसिस पे हम लोग किस तरह से मिसाइल्स को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो एक सबसोनिक, मतलब पहले ये सबसोनिक नेचर के मिसाइल्स बनाए जाते थे, देन ट्रांससोनिक जो मैक 1.0 स्पीड को अचीव कर लेते हैं, सुपरसोनिक मैक 1.0 से ज्यादा, हाइपरसोनिक मैक 5.0 से ज्यादा। तो इस टाइप से ना अलग अलग कैटेगराइजेशन किया जाता है, सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। ठीक है, एटलीस्ट साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा होगा, हम उसे हाइपरसोनिक बुलाते हैं। देन एज पर द लॉन्च मोड के अकॉर्डिंग, अभी जो हम प्रलय की बात कर रहे थे, तो प्रलय हमारा क्या है, सरफेस टू सरफेस है, मतलब इसे लॉन्च भी किया जाएगा सरफेस से, लैंड से, किसी लॉन्चर से, और हिट भी करेगा सरफेस पर किसी टारगेट को। इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी होते हैं, जैसे आकाश, सरफेस से लॉन्च किया जाएगा, ऊपर किसी स्पेसक्राफ्ट को, ऊपर किसी फाइटर प्लेन को, उसको हिट करेगा, एरियल टारगेट को। एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी होते हैं, जैसे हेलिना, एंटी टैंक मिसाइल फाइट फ्रॉम रुद्र हेलीकॉप्टर, रुद्र हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है हेलिना को। देन एयर टू एयर मिसाइल्स होते हैं, जैसे अस्त्र, ये एक्चुअली एक वर्ड है अस्त्र, पहले यूज किया जाता था संस्कृत में शस्त्र एवं अस्त्र, तो ये एयर टू एयर मिसाइल्स हो गए अस्त्र। सबमरीन सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स भी हमारे पास है, लाइक K5 सागरिका, एंड वी आर डेवलपिंग मेनी न्यू। सो ये डिफरेंट टाइप्स के मिसाइल्स हो गए एज पर द लॉन्च मोड, कि कब उसे सरफेस टू सरफेस लॉन्च किया गया, सरफेस टू एयर लॉन्च किया गया, ऐसा। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगेन द हिंदू का ये आर्टिकल क्या कर रहा है, दैट द एनईपी टर्न्स 5, एनईपी ने 5 साल पूरे कर लिए हैं, 5 साल पूरे किए हैं आपने कुछ अचीवमेंट के साथ साथ, और कुछ इसमें अभी भी चीजें हैं जिन्हें सही करना जरूरी है, जिन्हें अचीव करना जरूरी है, रिफॉर्म करना जरूरी है। ठीक है, लेट्स सी क्या क्या चीजें और चेंज करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं पहले। पहला स्टेटमेंट है, द पॉलिसी वाज ड्राफ्टेड
बाय अ कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये तो एकदम याद रखना है कि के कस्तूरी रंगन सर के अंदर एक कमेटी बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, जिसने इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। करेक्ट। के कस्तूरी रंगन का और क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट यू विल टेल मी। ये तुम लोग बताओगे कि इनके और क्या कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का। इनके बारे में थोड़ा पढ़िए, इनके बैकग्राउंड के बारे में। इनकी कोई फेमस बायोग्राफी है, दैट यू शुड आल्सो नो इनके बायोग्राफी। सेकंड स्टेटमेंट, इट अलाइंस विद द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हाँ जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी गोल नंबर 4 जो है वो इक्वल क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है। देन ऑब्वियसली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हर किसी के लिए एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट भी है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ भी, हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ भी ऑब्वियसली अलाइन करता है। सो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हुआ है। थर्ड क्या है, इट रिटेन्स द 10+2 करिकुलम स्ट्रक्चर वाइल रिकमेंडिंग इंप्रूवमेंट्स इन टीचिंग क्वालिटी एंड एक्सेस। वैसे इसका जो सेकंड पार्ट है ना, इट रिकमेंड्स इंप्रूवमेंट्स इन टीचिंग क्वालिटी एंड एक्सेस, पेडागोगी में कई सारे चेंजेस की बात कर रहा है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बट 10+2 करिकुलम स्ट्रक्चर को नहीं। नया करिकुलम स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है, दैट्स व्हाई 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो कौन सा नया करिकुलम स्ट्रक्चर है, हम इसे यहां देखते हैं। पहले ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन डॉक्टर के कस्तूररंगन कमेटी के अकॉर्डिंग बनाया गया। एंड एम क्या रखा गया, जब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है तो एम था टू मेक इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया हमेशा से नॉलेज का सुपर पावर रहा, वैदिक पीरियड से जब वेद बन रहे थे, जहां पे नॉलेज का सोर्स था। यूरोप में जब हम कोई रिटन नॉलेज का सोर्स नहीं था, इवन ओरल नॉलेज का सोर्स नहीं था, तभी हमारे यहाँ से वेदों में नॉलेज का सोर्स था। तो इंडिया के मिडाइवल पीरियड में लॉस्ट हो गया, एंड दैट्स व्हाई वी फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, मेनी चैलेंजेस। अब यहाँ पे एनईपी का पर्पस वही है, टू मेक इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, दैट इज द पर्पस ऑफ एनईपी। ठीक है, चलिए अब हम उसके डिटेल्स देखते हैं, क्या क्या डिटेल्स है, क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से एनईपी को प्लान किया गया। तो एनईपी के टारगेट्स की हम बात करें तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 4 है, इसको फुलफिल करने की बात है। फंडामेंटल एंड लर्निंग न्यूमेरिकल स्किल्स बाय 2025 इसे अचीव करना है। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव करना है प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल में, मतलब कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। 100% प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक 2030 तक कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहे, दैट इज द टारगेट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये सारी चीजें आप मेंस के आंसर में भी यूज करोगे और प्रीलिम्स में तो एमसीक्यू बनाने में काम आती हैं। देन 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035। पहले प्री से लेकर सेकेंडरी तक 2030 का टारगेट रखा गया है, मतलब आज से 5 इयर्स। एंड हायर एजुकेशन में 2035 का टारगेट रखा गया है, 50% हायर एजुकेशन में। और बाकी जो 2 करोड़ चिल्ड्रन हैं जो अभी तक स्कूल से बाहर है, इनको ओपन स्कूलिंग सिस्टम से भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, दीज आर वन ऑफ द मेजर टारगेट्स ऑफ एनईपी। कल को तुम भी सिविल सर्वेंट बनोगे तो इन टारगेट्स को अचीव करने में सरकार के हेल्प करोगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। यहाँ आप ये राइट साइड में माइंड मैप देख सकते हैं, स्क्रीन के राइट साइड में ये जो माइंड मैप बना है, ये ऐसे फिगर्स ना आपको बनाने आने चाहिए एग्जाम के लिए भी। मेंस में आप ऐसे फिगर्स बनाकर टारगेट्स एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, और हम सैलेंट फीचर्स पे आते हैं। सैलेंट फीचर्स क्या क्या एनईपी के सैलेंट फीचर्स हैं। तो 10+2 की जिसकी हम बात कर रहे थे उसको चेंज कर दिया गया है। अब क्या है, 5+3+3+4 इस डिजाइन को लाया गया है। 5+3+3+4 ये एक नया फाउंडेशन से लेकर सेकेंडरी तक का नया करिकुलम स्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, जिसमें इवन वोकेशनल ट्रेनिंग भी है, जो क्लास 6 से स्टार्ट कर दिया जाएगा, ग्रेड 6 से ही, क्लास 6 से ही। अब वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से ना एक बढ़िया बात क्या होगी कि स्कूल में स्टूडेंट्स अपने जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में तो सीखेगा ही, वो जरूरी है ही, साथ ही साथ उसको कई वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिल जाएगी रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, रिलेटेड टू आर्ट एंड क्राफ्ट्स, एआई एज वेल। इनसे रिलेटेड भी धीरे धीरे वो सारा कुछ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बेसिक लिटरेसी, न्यूमेरेसी स्किल्स भी। लैंग्वेज मीडियम जहां तक बात करें तो जो मदर टंग है, जो भी रीजनल लैंग्वेजेज हैं, जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेज हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज अप टू ग्रेड 5, एनईपी का यही टारगेट है कि अप टू ग्रेड 5 इनको मदर टंग में हर स्टूडेंट्स को वर्नाकुलर लैंग्वेजेज जो हैं, रीजनल लैंग्वेजेज हैं, उसमें उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए। इसमें कोई बात नहीं है कि साथ में इंग्लिश सिखा नहीं सकते हैं या हिंदी सिखा नहीं सकते हैं या कोई अदर लैंग्वेज सिखा नहीं सकते हैं, बट मदर टंग प्राइमरी लैंग्वेज रखा जाएगा अप टू ग्रेड 5 के लिए। असेसमेंट रिफॉर्म के लिए भी परख और ऐसे कई नए मेजर्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, जिससे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो टारगेट रखा गया वो टारगेट सच में फुलफिल हो सके। हायर एजुकेशन की बात करें तो पहले हायर एजुकेशन में डिग्री कितने साल के लिए होती थी, 3 इयर्स के लिए। अब ये कन्वेंशनल 3 इयर्स को हटाकर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम लाया गया है विथ मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स, कि स्टूडेंट कभी भी एग्जिट कर सकता है और फिर वापस से दोबारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है।
एंड दैट्स वाई क्रेडिट बैंक की फैसिलिटी है कि आपने जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्वायर किया आप उसे स्टोर करके रख सकते हो. You can change it through one institution to another institutions. Academic Bank of Credit ensures credit mobility across institutions. So ये सारे मेजर्स ना यूरोप में या अमेरिकन नेशंस में पहले भी अडॉप्ट किए जाते थे, जिससे कि स्टूडेंट्स के पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती थी. किसी कारणवश अगर एजुकेशन छूट गया देन आगे वो उसी पॉइंट से कंटिन्यू कर सकता था. ये चीजें अच्छी बनाई गई है एनईपी के अंदर. रिसर्च को और ज्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है. लैंग्वेज प्रमोशन की बात हो रही है. साथ ही साथ अब इसको अचीव करने के लिए इंप्लीमेंटेड इनिशिएटिव्स क्या है? निपुण भारत, यूनिफाइड क्रेडिट स्कीम, सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तुम में से भी कई लोगों ने दिया होगा, सेलेक्ट हुए होंगे या अभी ट्राई कर रहे होंगे. सफल असेसमेंट एंड मेनी अदर सच असेसमेंट मेथड्स विच आर एडॉप्टेड बाय एनईपी. ठीक है. सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सारे चीज को इंक्लूड करके इंडिया में एजुकेशन का जो टारगेट है वो अचीव किया जा रहा है. नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन. जस्ट मिनट. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट डाउन टू अर्थ के हम एक आर्टिकल को देख रहे हैं जहां पर डाउन टू अर्थ क्या बोल रहा है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व के बारे में. ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व. आते हैं हम डाउन टू अर्थ के इस आर्टिकल. तो इंटरनेशनल टाइगर डे कब है? 29 जुलाई. एंड जस्ट अभी 29 जुलाई कंप्लीट हुआ और 29 जुलाई कंप्लीट होने के बाद आज हम 1 अगस्त में हैं. सो इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई जो अभी सेलिब्रेट किया गया ग्लोबल टाइगर डे के रूप में, यहाँ पे सुंदरवन टाइगर रिजर्व ने क्या डिसाइड किया है? अपने सुंदरवन टाइगर रिजर्व के एरिया को और इंक्रीज करने का, अराउंड 1100 स्क्वायर किलोमीटर. अब हम लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट की भी इसमें बात करें तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का है. ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले यूपीएससी में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में. सो रिमेंबर दिस. और ओल्डेस्ट की बात करें तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, जो कि 1973 में स्टैब्लिश किया गया था. चलो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसमें. पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सुंदरवन टाइगर रिजर्व से रिलेटेड. क्यों सुंदरवन नाम पड़ा ये मैंने तुम्हें बताया अभी सेशन के बिगिनिंग में. पहला स्टेटमेंट, इट इज द ओनली मैंग्रोव हैबिटेट इन द वर्ल्ड दैट सपोर्ट्स अ वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स. करेक्ट. हर बार ओनली की वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होता है, याद रखना इस चीज को. ये इकलौता मैंग्रोव हैबिटेट है वर्ल्ड का जहां पर टाइगर पॉपुलेशन है और अच्छा खासा टाइगर पॉपुलेशन है. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. दूसरा क्या? द सुंदरवन टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इंटायरली विद इन द नॉर्थ 24 परगना. एक्चुअली नॉट इंटायरली विद इन द नॉर्थ 24 परगना, नॉर्थ के साथ साथ साउथ परगना में भी है. परगना जो है ना, ये परगना जो है दैट इज एन यूनिट. पहले क्या था? मुगल्स के टाइम में, दिल्ली सल्तनत के टाइम में जो सब डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, उनको क्या बुलाया जाता था? परगना. है ना. स्पेशली मुगल्स के टाइम में, दिल्ली सल्तनत से धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन, सिविक और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और रिफाइन हुआ मुगल्स के टाइम. चलो एक चीज याद रखो, मुगल्स के टाइम में जो प्रोविंस होते थे, प्रोविंसेस, उनको क्या बुलाया जाता था? सूबा. एक्चुअली में सूबा ओरिजिनल है, प्रोविंस तो बाद में ब्रिटिश के टाइम में अडॉप्ट किया हमने. देन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जो आज हम डिस्ट्रिक्ट्स बुलाते हैं, ये क्या था? सरकार. एंड सब डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, सब डिस्ट्रिक्ट्स, इनको हम क्या बुलाएंगे? परगना. याद रखिएगा. सेकंड स्टेटमेंट, द सुंदरवन टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड. अच्छा, ये सेकंड इज रॉन्ग, ये हमने देख लिया. नॉर्थ और साउथ दोनों, नॉर्थ एंड साउथ परगना में आता है, वेस्ट बंगाल के. इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक इरावाडी डॉल्फिन्स एंड किंग कोबरा. दोनों का आईयूसीएन स्टेटस तुम मुझे बताओगे, इरावाडी डॉल्फिन का भी और किंग कोबरा का भी. ढूंढ कर क्या है आईयूसीएन स्टेटस. एंड करेक्ट स्टेटमेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है. सो हमारा आंसर क्या होगा? 1 and 3 ओनली. आइए अब डिटेल देखते हैं हम लोग सुंदरवन टाइगर रिजर्व का. तो ये साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में आता है, रिमेंबर दिस. एरिया की बात करें तो प्रेजेंटली इसका एरिया अराउंड 2585 किलो स्क्वायर किलोमीटर के बराबर एरिया है, जिसका एक्सपेंशन होने वाला है तो 3600 के राउंड हो जाएगा. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है एंड वर्ल्ड का इकलौता मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहां पे एक वाइबल अच्छा खासा टाइगर पॉपुलेशन मिलता है, ओवर 100 से ज्यादा. बाकी फ्लोरा की बात करें तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व में सुंदरी मैंग्रोव स्पीसीज नाम के ट्री मिलते हैं. ये आपको सुंदरी ट्रीज है, सिर्फ साइंटिफिक नेम है सुंदरी ट्रीज. फोना एनिमल्स की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर है ही, फिशिंग कैट्स, एस्चुरियन क्रोकोडाइल्स, इरावादी डॉल्फिन, इसका आईयूसीएन स्टेटस आप ढूंढोगे. किंग कोबरा, इसका भी आईयूसीएन स्टेटस ढूंढो. और ऐसे कई टाइप के फोना, बर्ड्स, रेप्टाइल्स वगैरह मिलते हैं. बाउंड्रीज कहें तो ईस्ट में बांग्लादेश है, साउथ में बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ वेस्ट में माटला, विद्या, गोमती रिवर्स ये फ्लो करती है.
ठीक है, टाइगर रिजर्व्स के हम ओवरव्यू को देखते हैं कि ये टाइगर रिजर्व्स किस तरह से डिक्लेयर होते हैं, किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग। सो टाइगर रिजर्व्स दे आर लीगली नोटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जिसे हम WPA भी शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं, इसके रिलेटेड हम लोग शेड्यूल की भी बात करते हैं। अच्छा, टाइगर आ रहा था ना, टाइगर के ऊपर हम पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे बताओगे टाइगर का IUCN और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन से शेड्यूल में ये कवर किया जाता है? दिस यू विल ऑल्सो सर्च, है ना, ये तुम्हारा काम है करना। और ये रेगुलरली ना IUCN स्टेटस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस शेड्यूल में है, ये ना रिवाइज करते रहा करो, टाइगर, डॉल्फिन या जो भी स्पीसीज आते हैं न्यूज में उनका, तो प्रीलिम्स में कभी दिक्कत नहीं होगी याद रखने में। गवर्निंग अथॉरिटी टाइगर रिजर्व्स के लिए कौन होते हैं? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 1973 में सबसे पहले जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बनता है अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको कि स्ट्रेटजी पे, किस स्ट्रेटजी पे बनाया था? कोर एंड बफर स्ट्रेटजी। कोर स्ट्रेटजी वो होता है जहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, ये टाइगर्स के बेडरूम के तरह हो गया, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं आएगा। बफर स्ट्रेटजी में कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे बफर रीजन में क्या होगा, यहाँ पर आपको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जैसे टूरिज्म के लिए अलाउ किया जा सकता है, कुछ रिसर्च फैसिलिटीज हो सकती है, वो सारी चीजें अलाउ की जाएगी। इस तरह से कोर बफर स्ट्रेटजी में डिवाइड किया जाएगा। बफर इनका डाइनिंग रूम हो जाएगा, ड्राइंग रूम हो जाएगा, जहां पे पब्लिक वे आउट है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें तो दिस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज बीन क्रिएटेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, 2006 के अकॉर्डिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का। इसके साथ ही दिसंबर 2005 में टाइगर टास्क फोर्स रिकमेंडेशन क्या करता है? NTCA को ये टास्क दिया जाता है कि आप प्रोजेक्ट टाइगर को लीड करोगे, प्रोजेक्ट टाइगर को एडमिनिस्टर करोगे। एंड दैट्स व्हाई इंडिया में भी जो भी टाइगर रिजर्व है दे आर गवर्न्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, है ना। जो भी जब भी किसी भी टाइगर रिजर्व में, जैसे अभी हम सुंदरबन टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो उसके एरिया में अगर कोई भी चेंजेस करना होगा देन इसके लिए अप्रूवल की जरूरत पड़ती है और NTCA रिकमेंडेशंस देता है। एंड अप्रूवल करने की जब बात आएगी तो अप्रूवल कौन करेगा? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ करेगा। इस तरह से फाइनली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ मिलकर टाइगर कंजर्वेशन का काम करते हैं। जहां तक प्रोजेक्ट टाइगर की हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर क्या करेंगे? इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है और अभी हमने देखा कि NTCO को बनाया गया है गवर्निंग बॉडी। NTCA देखेगी, एडमिनिस्टर करेगी। लॉन्च किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 से। टाइगर टास्क फोर्स की जो हम बात करते थे वो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के अकॉर्डिंग एक टाइगर टास्क फोर्स बनाया गया है, जो कि इंडिया में टाइगर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको देखने का काम किया जाएगा। ठीक है, यहाँ एक न्यूज़पेपर का एक और आर्टिकल मैंने अटैच किया है, काजीरंगा इन असम रिकॉर्ड्स थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया आफ्टर बांदीपुर एंड कॉर्बेट। ये तुम्हारे लिए है, इस न्यूज़पेपर आर्टिकल को पढ़ो कि किस तरह से काजीरंगा में टाइगर कंजर्वेशन बढ़िया हुआ और दैट्स व्हाई टाइगर डेंसिटी थर्ड हाईएस्ट पहुंच चुकी है बांदीपुर और कॉर्बेट के बाद। सो वेयर इज बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये आपको देखना है, उसकी पूरी बाउंड्री लोकेशन, और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्या है वो भी चेक करना है ना? दोनों तुम्हारा टास्क हो गया। देन नेक्स्ट पॉपुलेशन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR। NPR की हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एक चीज तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम NRC, है ना, ये ध्यान रखिएगा। बाकी क्या है? नो डिसीजन टू अपडेट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इट इज अपडेटेड बाय गवर्नमेंट इन लोकसभा। लोकसभा में गवर्नमेंट ने अपडेट किया, मिनिस्टर ने अपडेट क्या किया कि अभी कोई अपडेट नहीं है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के ऊपर, कोई अभी वैसा प्लान नहीं हुआ है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को कब अपडेट करने वाले हैं, कितने जल्दी करने वाले हैं, कितने लेट से करने वाले हैं, वगैरह वगैरह। बट सिंस इट इज इन न्यूज तो हमारा पर्पस है कि हम समझें इसे भी क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है क्या है। द NPR इज प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, पहला चीज ये, एंड द सिटीजनशिप रूल्स, या जिसको हम बोल सकते हैं सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी रूल्स 2003। करेक्ट है जी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो NPR है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसको प्रिपेयर किया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल्स 2003 दोनों के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा, दोनों के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया, ये चीज ध्यान देना है कि सिटीजनशिप एक्ट एंड सिटीजनशिप रूल 2003 दोनों के अकॉर्डिंग NPR को प्रिपेयर किया जाता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को। Second statement that Assam is excluded from NPR as it has already completed the National Register Citizens process. Again correct statement है, असम को NPR प्रोसेस से एक्सक्लूड किया गया है as Assam has already completed NRC process.
थर्ड स्टेटमेंट, बायोमेट्रिक डाटा फॉर एनपीआर इज प्राइमरली कलेक्टेड थ्रू आधार एनरोलमेंट। यस, बायोमेट्रिक डाटा जो है एनपीआर से रिलेटेड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से रिलेटेड, इसको आधार एनरोलमेंट से भी कलेक्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट हैज अलाउड इट। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे ये तीनों फीचर्स आपको याद रखने हैं, और ये फीचर्स आगे भी मैंने तुम्हारे लिए प्रेजेंट करके रखे हैं। चलो देखते हैं और डिटेल में एनपीआर को। सो एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसका पर्पस क्या हो गया? जो भी यूजुअल रेसिडेंट्स हैं, यहाँ पे सिटीजन की बात हो रही है, दिस डज नॉट मीन सिटीजन, इसको हम सिटीजन नहीं बोलेंगे, है ना। यूजुअल रेसिडेंट जो इंडिया में रह रहे हैं, हु हैव लिव्ड इन इंडिया इन एनी एरिया फॉर 6 मंथ्स और इंटेंड टू स्टे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, इनको हम यूजुअल रेसिडेंट बुलाएंगे। सो फॉर देम एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज बीइंग, उसके लिए अपडेट किया जाता है अंडर द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। लीगल बेसिस की बात करें एनपीआर बनाने का, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल्स 2003 है, ये दोनों याद रखना ही हमें। जहां तक इसके मैंडेटरी यूज की बात है, नेचर की बात है, देन रजिस्ट्रेशन इन एनपीआर इज कंपलसरी फॉर ऑल यूजुअल रेसिडेंट्स। जो भी यूजुअल रेसिडेंट्स है उनके लिए कंपलसरी होता है कि आप एनपीआर में अपना नाम दर्ज करवाएं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्स में। और जहां पर भी एनआरसी जैसा प्रोसेस अगर हो चुका है, जैसे आसाम में एनआरसी का प्रोसेस अगर हो गया, तो दैट्स वाई एक्सक्लूड कर दिया जाता है एनपीआर वाले प्रोसेस, क्योंकि जब सिटीजनशिप प्रूव किया ही जा चुका है, देन जरूरी नहीं रह जाता है कि आप पॉपुलेशन रजिस्टर वाले भी प्रोसेस में वो उसका क्राइटेरिया को भी, क्वालिफिकेशंस को भी फुलफिल करें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करेंगे एनपीआर को, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका 2010 से शुरू होता है इन 2011, जबकि सेंसस 2011 का काम चल रहा था। अगेन 2015-16 में इसको डोर टू डोर सर्वे करके कंप्लीट किया गया। आधार लिंक, आधार का बायोमेट्रिक स्टेटस भी यूज किया जा सकता है। वाई दिस इज बीइंग कंडक्टेड, इसका स्कोप क्या है, क्यों कंडक्ट किया जाता है? सो दैट कवरेज जो है वो कवरेज लेवल लोकल, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर हो सके। मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके पूरे नेशनल लेवल तक पॉपुलेशन रजिस्टर को मेंटेन किया जा सके कि कितने पर्सन इंडिया में रह रहे हैं प्रेजेंट में, है ना। डेमोग्राफिक डाटा कैलकुलेट इंक्लूड किया जाता है, जिसमें नेम हो गया, एज, जेंडर, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस एटसेट्रा, ये सारी चीजें। बायोमेट्रिक डाटा भी सोर्स किया जा सकता है आधार इनरोलमेंट से, जहां पे आपके आइरिस स्कैन, फोटो, फिंगरप्रिंट्स वगैरह सरकार कलेक्ट कर सकती है। ऑल दिस थिंग हैड बीन ऑथराइज्ड एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रूल 2003। अब एनपीआर और एनआरसी के बीच की बात करें, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बीच की डिफरेंस की बात, तो एनपीआर यूजुअल रेसिडेंट जो 6 मंथ के लिए रह रहे हैं या 6 मंथ के लिए रह चुके हैं या रहने वाले हैं उनके लिए है, और एनआरसी सिटीजनशिप की बात करता है। एनपीआर में सिटीजन के साथ साथ नॉन सिटीजन भी कवर होंगे। अब अगर कोई, अब सब जैसे हम बात करते हैं एबी डिविलियर्स का, हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का। अब आजकल इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया इसने, पर कल को इसको ये पाप धोना है कि नहीं मुझे बनारस आकर रहना है, मैं पाप धोने के लिए इंडिया आकर रहूंगा। तो अगर ये भी 6 महीने के लिए बनारस आकर रह रहा है, गंगा नदी में अपने पाप धो रहा है, तो इनका भी नाम लिखा जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में, बट एनआरसी में नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए। एंड दैट्स व्हाई लीगल बेसिस भी थोड़ा डिफरेंट है। एनपीआर के लिए सिटीजनशिप रूल एंड सिटीजनशिप एक्ट दोनों एप्लीकेबल है। एनआरसी के लिए सिटीजनशिप रूल 2003 के अकॉर्डिंग एनआरसी अपडेट करने का काम किया जाता है। एनपीआर का प्राइमरी यूज होता है वेलफेयर स्कीम्स, डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट करके वेलफेयर स्कीम्स के लिए प्राइमरली, और एनआरसी सिटीजनशिप वेरिफिकेशन के लिए। ये यूनिफॉर्मली इंडिया में नहीं किया गया है, एनपीआर पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली मैंडेटरी होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड। यहां पर इंडियन एक्सप्रेस में एक अच्छा आर्टिकल क्या आया, एक ऑनरेबल आईएएस ऑफिसर के नाम के साथ ही, दैट विजयी शर्मा, क्योटो प्रोटोकॉल आर्किटेक्ट एंड इंडिया एक्स चीफ क्लाइमेट नेगोशिएटर डाइज। विजय शर्मा जी की डेथ हो जाती है, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में इंडिया की तरफ से, क्योटो प्रोटोकॉल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन्होंने। इसके अलावा बाकी कई प्लेटफॉर्म पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हम अभी क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पहले पढ़ते हैं और साथ ही साथ विजय शर्मा जी के बारे में भी देखेंगे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। सो पहला स्टेटमेंट क्या है? इट एस्टैब्लिश लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स एक्सक्लूसिवली फॉर डेवलप्ड कंट्रीज लिस्टेड इन एनेक्स 1। हाँ जी, एनेक्स 1 में जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर लीगली बाइंडिंग टारगेट रखे गए कि भैया आपकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने पहले कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन काफी किया है, दैट्स वाई आपके ऊपर हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना बाइंडिंग एमिशन टारगेट जो है उसको फुलफिल कीजिए। दैट्स वाई 1 इज करेक्ट। The protocol allows developed countries to meet their targets through mechanisms like joint implementation, clean development mechanism, CDM जिसको बुलाते हैं, इन मैकेनिज्म को फुलफिल करके
डेवलप्ड कंट्री को टारगेट दिया गया कि आपके जो भी एमिशन टारगेट्स है उसको फुलफिल कर लो। सेकंड इज आल्सो करेक्ट। थर्ड क्या है, एमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल एविएशन एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट आर इंक्लूडेड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल्स बाइंडिंग टारगेट्स। एक्चुअली नॉट। इंटरनेशनल एविएशन और साथ ही साथ मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी एमिशन होगा ग्रीन हाउस गैसेस का, वो क्योटो प्रोटोकॉल के बाइंडिंग टारगेट में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। याद रखना इसको। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में तुमसे इनकरेक्ट, सो आंसर क्या होगा? 3 ओनली, है ना। करेक्ट पूछते हैं तो 1 into ओनली, बट ब्लंडर नहीं करना है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, सो आंसर क्या? 3 ओनली। ठीक है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और इंटरनेशनल एविएशन इज आउट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर है। इससे रिलेटेड जो भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होगा वो क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं कवर्ड है। क्योटो के बैकग्राउंड की बात करें तो 1997 11 दिसंबर को यूएनएफसीसीसी केस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के थर्ड मीटिंग में क्योटो जापान में ये प्रोटोकॉल एग्जिस्टेंस में आता है, जिसका मेन पर्पस था ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के टारगेट को, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को एड्रेस करना। ठीक है, ये 2005 को एग्जिस्टेंस में आता है। लीगली बाइंडिंग स्टेटस है इसका, स्पेशली किसके लिए? डेवलप्ड या एनेक्स 1 नेशंस के लिए। बाकी इसके अभी टोटल 192 रेटिफाइड पार्टीज हैं। नॉन पार्टीज भी हैं, जिसमें हमारे नालायक यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा इंक्लूडेड है। कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस कवर होते हैं? तो CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साक्लोराइड। अब यहां देखो मीथेन है, जो क्योटो का टारगेट है ना, वो बाइंडिंग है किसके ऊपर? डेवलप्ड नेशन, है ना, डेवलप्ड नेशन जिनकी हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नॉन बाइंडिंग नेचर का होगा, सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेंगे, बट नॉन बाइंडिंग नेचर का किसके लिए? डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया। अब वो भी देखो क्यों, क्योंकि मीथेन इंक्लूडेड है ग्रीन हाउस गैस वाले कैटेगरी में क्योटो में, और हमारे यहाँ राइस कल्टीवेशन पैडी फील्ड से मीथेन सबसे ज्यादा एमिट होता है। तो फिर अगर मीथेन इंक्लूड हो जाएगा तो फिर तो हमारे यहाँ राइस कल्टीवेशन ही बैन होने लग जाएगा भाई। दैट्स व्हाई डेवलपिंग नेशंस के ऊपर लिमिटेड टारगेट्स नहीं है, बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है, नॉन बाइंडिंग टारगेट्स। ठीक है, और देखते हैं की फीचर्स, अदर की फीचर्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें एनेक्स बी नेशंस भी हैं, जिनके लिए टारगेट दिया गया था कि 2008-12 के बीच आप 5%, एटलीस्ट 1990 में जितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन था, आप 5% कट कर लीजिए। दोहा अमेंडमेंट से इसको 18% कट करने की बात की गई। मार्केट मैकेनिज्म जिसके थ्रू क्योटो प्रोटोकॉल को फुलफिल, क्योटो प्रोटोकॉल के टारगेट्स अचीव किए जाते हैं, वो होते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जहां पे कार्बन क्रेडिट्स परचेज करने की बात होती है इन डेवलपिंग नेशंस। जैसे क्या होगा कि यूएसए क्या करेगा, अब यूएसए इसके काफी पाप है, काफी इन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस एमिट किया है डेवलपमेंट के नाम पर। तो ये इंडिया में प्रोजेक्ट्स डालकर, ग्रीन प्रोजेक्ट्स डालकर, या इंडिया के ग्रीन ऑनगोइंग ग्रीन प्रोजेक्ट से कार्बन क्रेडिट परचेज करेगा। इंडिया को इससे मिलेगा क्या? टका, पैसा, रोकड़ा। ठीक है, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग्स, इन सब के थ्रू एनवायरमेंट के क्लासेस में हम इनको और डिटेल में देखेंगे। इन मार्केट मैकेनिज्म्स के थ्रू क्योटो के टारगेट्स को फुलफिल करने का प्लान रखा गया है। क्या क्या चीजें इंक्लूड होते हैं? तो इंक्लूड तो होगा मैंडेटरी रिपोर्टिंग एंड इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कॉम्प्लायंस कमिटी ओवरसाइट, लैंड यूज चेंज, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। बट एविएशन, इंटरनेशनल एविएशन एंड मैरीटाइम शिपिंग, दीज आर एक्सक्लूडेड। ये सब एक्सक्लूडेड है। और डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया एंड चाइना, इनके ऊपर कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं। राइट, ये हमारे विजयी शर्मा है, ये वो ऑफिसर हैं जिन्होंने इंडिया को लीड किया क्योटो प्रोटोकॉल में भी, इंडिया के राइट्स को प्रेजेंट किया। किस तरह से डेवलपिंग नेशन होने के नाते अगर हमारे ऊपर आप बाइंडिंग टारगेट रख दोगे तो हमारे यहाँ एक तो फूड सिक्योरिटी का इशू भी अराइज हो सकता है, क्योंकि हम पैडी कल्टीवेशन काफी लार्ज लेवल पे करते हैं। हमें डेवलपमेंट भी करना है तो हमें फैक्ट्रीज लगानी है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा। दैट्स व्हाई ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनको सर हम्फ्री शर्मा भी बुलाया जाता था, क्योंकि इनकी विट, इनकी इंटेलिजेंस बड़ी कमाल की थी। और इन्होंने इंडिया को क्योटो इरा क्लाइमेट डिप्लोमेसी, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल जब चल रहा था तब इंडिया को सक्सेसफुली रिप्रेजेंट किया डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, अब कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था? मनीग्रामम और अय्यावोल, ये दो टर्म हैं जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सुनने को मिलते हैं। क्या थे ये दोनों टर्म? तो ये टेम्पल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल नहीं थे, क्लासिकल म्यूजिक का भी नाम नहीं है, मर्चेंट गिल्ड का नाम है। हाँ जी, मनीग्रामम, ये पहले भी यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस में और कई स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। मनीग्रामन एक्चुअली में मर्चेंट गिल्ड होते थे, मिडाइवल या अर्ली मिडाइवल बोला लें,
क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री मेनली दिल्ली सल्तनत और मुगल्स को डेडिकेटेड ज्यादा होती है, तो अर्ली मिडाइवल बुलाएं जब चोल रूलर्स से इंडिया के सदर्न पार्ट्स में। उनके टाइम में मर्चेंट गिल्ड्स, मतलब जो ट्रेडर्स मर्चेंट का एक ग्रुप होता था, गिल्ड मतलब ग्रुप आप सिंपली समझ सकते हो, इसी को मनी ग्रामम बुलाते थे। ये ना सिर्फ इंडिया के सदर्न पार्ट में बल्कि पूरे साउथ इंडिया में, पूरे साउथ इंडिया और साउथ इंडिया से आगे निकलकर यूरोप वगैरह में भी, बाकी नेशंस में भी ट्रेड करने जाते थे। मनी ग्रामम, ये मर्चेंट गिल्ड के मर्चेंट्स। अय्यावोल अनदर एक ग्रुप है जिसका ओरिजिन, अय्यावोल का ओरिजिन अयोल कर्नाटक में होता है, दैट्स व्हाई ये नाम भी पड़ा अय्यावोल। सॉरी, अय्यावोल ओरिजिन कहां होता है? अयहोल कर्नाटक में, दैट्स व्हाई अय्यावोल नाम पड़ा। शुरू में अय्यावोल 500 होते थे, मतलब इसमें 500 मेंबर होते थे, धीरे धीरे ये मेंबर्स इंक्रीज होते चले गए, याद रखिएगा ये चीज को। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट गिल्ड था जिसको हम नाना देसी बुलाते हैं, ये भी सेम पीरियड में वर्क करता था। तो ये सब लोग ना एक ही टाइम में अलग अलग मर्चेंट गिल्ड्स होते थे, कोई किसी के अंडर नहीं होता था, सब अलग अलग ग्रुप्स होते थे, अलग अलग टाइप के मर्चेंट्स इनके पार्ट होते थे। और भी कई नाम है, अंजुवनम, पेरिया नत्तार, वल्ला नजियार, अंजुवरट्टर, ये सब इंडिया के सदर्न पार्ट्स में ऐसे स्पेसिफिक मर्चेंट गिल्ड होते थे। रिमेंबर दिस नेम्स, लिख लेना इसको अपने कॉपी में। सेकंड क्वेश्चन था करेवा फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो करेवा फॉर्मेशन जो है ना, ये फॉर्मेशन हमें कहां दिखता है? ये फॉर्मेशन हमें दिखता है ग्लेशियल रीजन में, जहां पे थिक ग्लेशियल डिपॉजिट नीचे बहकर आता है और थिक ग्लेशियल डिपॉजिट के रूप में जमा हो जाता है। एंड दीज आर वेरी फर्टाइल एक्चुअली, काफी फर्टाइल होते हैं करेवा फॉर्मेशन। फर्टाइल होते हैं तभी यहाँ पर सेफ्रॉन का कल्टीवेशन पॉसिबल होता है, यहाँ पे आलमंड्स का कल्टीवेशन पॉसिबल होता है, एप्पल का कल्टीवेशन पॉसिबल होता है, वॉलनट्स का कल्टीवेशन पॉसिबल होता है। दैट्स व्हाई करेवा आर वेरी फर्टाइल, ग्लेशियल क्लियर डिपॉजिट्स हैं और काफी फर्टाइल होते हैं। कश्मीर वाले रीजन में आपको करेवा फॉर्मेशंस दिखेंगे। सो नंबर 1 स्टेटमेंट इज ट्रू एंड 2 इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके आज के 1 अगस्त के अब 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन रहे हैं। पहला है पैकाज ऑफ ओडिशा से रिलेटेड, बिकॉज अभी पैकाज से रिलेटेड कुछ चैप्टर एनसीईआरटी के बुक से निकाले गए थे, उनको बाद में इंक्लूड कर दिया जाएगा। एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया है कि वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में फिर इंक्लूड हो जाएंगे, बट फिर भी ये न्यूज में रहा, तो न्यूज में रहा तो आपके लिए जानना जरूरी है। आप पहले इसको अटेम्प्ट करो, पैकाज ऑफ ओडिशा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टर्म कॉमेट, जो कि परप्लेक्सिटी एजेंटिक एआई पावर्ड ब्राउजर है। मतलब कॉमेट है क्या? एक चीज तो हमें क्वेश्चन से ही मालूम पड़ गया कि कॉमेट इज अ ब्राउजर, जैसे आप गूगल क्रोम यूज करते हो या सफारी यूज करते हो, तो उसी तरह कॉमेट इज अ ब्राउजर मेड बाय परप्लेक्सिटी, जो कि एक एजेंसी है, एआई पावर्ड एजेंसी। उन्होंने एक परप्लेक्सिटी एआई पावर्ड ब्राउजर इशू किया है, रिलीज किया है कॉमेट। इसके रिलेटेड फीचर्स ये आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये आपके आज के 2 क्वेश्चंस हो गए, पैकाज ऑफ ओडिशा एंड कॉमेट ब्राउजर से रिलेटेड। कल हम लोग फिर प्री सिक्योर के नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे और नए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? और संडे को आसाम प्रहरी के साथ, सैटरडे को हाफल्ले के साथ। सो कीप स्टडिंग, टेक केयर, जय हिंद।